नमस्कार। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय सारिका जी सुबह मंदिर से लौटकर आती हैं, अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं तो देखती हैं उनके कमरे में कई लोग यानी कि मजदूर टाइप पर काम करने वाले लोग उनका सामान उठाकर बाहर निकाल रहे थे। सारिका जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? मेरा सामान क्यों निकाल रहे हो? बहू, बेटा, बेटा सूरज, वह आवाज देती हैं अपने बहू और बेटे को, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। सारिका जी का सामान लेकर बाहर के कमरे में ले जाकर रखते हैं। सारिका जी बाहर तक जाती है, देखती है कि यह उनकी हवेली का वह पुराना कमरा था जिसमें घर की पुरानी चीजों को रखा जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके आलीशान कमरे से उनका सामान निकालकर उस पुराने कबाड़ वाले रूम में क्यों रखा जा रहा था। सारिका जी बेटे को जोर से आवाज देती है, सूरज बेटा, मेरी बात तो सुन, कहाँ है? कमरे से बेटे की जगह बहू निकलती है। ओ माँ जी, सुबह सुबह कितना चिल्लाती हो? मंदिर से आई हो तो मन में शांति नहीं है? बहू, ये सब क्या हो रहा है घर में? मेरा सामान निकाल कर बाहर क्यों रखा जा रहा है? बहू, जिसका नाम रागिनी था। माँ जी, आपको समझ में नहीं आता? आपका सामान बाहर वाले कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है। अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। माँ जी के पैरों तले जमीन सरक जाती है। बहू, ऐसा क्यों कह रही है? मैं यहाँ रहते हुए बूढ़ी हो गई हूँ। यह मेरा कमरा है। उस कमरे में मेरी कितनी यादें बसी है, और तू कह रही है कि मेरा यहाँ रहना अब जरूरी नहीं है। बहू, तुम वह सीलन भरे कमरे में मेरे सामान क्यों रखवा रही हो? मेरे कीमती और अच्छे सामान खराब हो जाएंगे। माँ जी, आपको उस कमरे में कीमती और अच्छे सामान लेकर नहीं जाना है। जरूरत की कुछ चीजें रखवा दी गई है, बाकी चीजों को साफ कर पेंट करवा कर कहीं और रखवा देंगे। आपकी जो चीजें थी तो घर में किसी न किसी ने ले लिया है। यह सुनकर तो उन्हें और भी झटका लगा। हुआ ये था कि अभी अभी सारिका जी के पति की मौत हुई थी। मुश्किल से 25 दिन हुए थे। सारिका जी अभी अपने पति की यादों से निकली भी नहीं थी। सारिका जी कोई गरीब औरत नहीं थी, एक करोड़पति फैमिली से थी। उनके पति की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सारिका जी जब से शादी करके आई थी तो वह ऐश आराम और रईसों वाली जिंदगी गुजारी थी। हाँ, उनके जीवन में सुख दुख का मोड़ बहुत आया, फिर भी सारिका जी इज्जत की जिंदगी जी थी। उनके पति की हार्ट अटैक से मौत हुई। सारिका जी का एक बेटा और बेटी। बेटा का नाम सूरज और बेटी का नाम किरण। किरण बड़ी थी। किरण की शादी पहले हो गई थी। किरण की शादी के 5 सालों बाद सूरज की भी शादी हुई। आज सूरज के 2 बेटे थे, और वहीं किरण की भी एक बेटी और एक बेटा। किरण के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। यहाँ जैसे ही सारिका जी के पति का निधन होता है तो सूरज को ख्याल लगता है कि मेरी माँ इतने बड़े कंपनी को हम दोनों में बांट देगी, मतलब कि आधा हिस्सा मेरी बहन को भी दे देगी। क्योंकि सारिका जी हमेशा अपनी बेटी के बारे में बातें किया करती थी। सूरज अपने पिता के मरने से 1 महीने पहले ही सारी संपत्ति को अपने नाम करवा लेना चाहता था, और सारिका जी ये सोच भी नहीं पाई थी कि मेरा बेटा दौलत का इतना लालची है कि पिता के 1 महीने मरने का भी इंतजार नहीं करेगा। दौलत का प्यासा माँ के सारे सामान निकलवा कर एक सीलन भरे भंगार वाले कमरे में रखवा देगा। सारिका जी उस कमरे में बैठी है, सोच रही थी, हे भगवान, मेरा बेटा इतना लालची होगा जिसे हमने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। महाराजाओं की तरह उसका पालन पोषण किया, और आज वही बेटा दौलत के लिए मुझे इस सीलन भरे कमरे में छोड़ दिया। रात भर उसी कमरे में सारिका जी बड़े मुश्किल से पड़ी रही। दूसरे दिन वह कहने वाली थी कि यह सब नहीं चलेगा, मुझे मेरा कमरा खाली कर दो। वह हॉल में पहुंची तो क्या देखती है कि वहां पर 2 वकील आकर बैठे थे। सारिका जी ने पूछा, वकील साहब,
आपको किसने बुलाया है? वकील कहते हैं कि मुझे सूरज सर ने बुलाया है। आपकी संपत्ति का बंटवारा, यानी कि आपकी संपत्ति जो कि अभी आपके नाम है, पूरे कंपनी में आपका नाम चल रहा है। आपका बेटा सूरज चाहता है कि यह कंपनी अब आप अपने बेटे के नाम कर दे। यह सुनकर सारिका जी की आंखों में एक अजीब सी उलझन आ गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती वकील साहब, आपको तो सब कुछ पता ही है। वकील साहब ने कहा, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपके पति के पुराना वकील हूँ, उनका हमेशा काम किया करता था। लेकिन जब आपका बेटा कह रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सारिका जी एक पल के लिए घबरा गई। नहीं वकील साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह कह वह वापिस से कमरे में चली जाती है। वकील साहब ने कहा, देखो सूरज, जब तक माँ दस्तखत नहीं करती तब तक कुछ नहीं हो सकता। पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति तुम्हारे माँ के नाम पर ही है। सूरज और उसकी पत्नी उस कंपनी को अपने नाम पर करने के सपने देख रहे थे। सूरज की पत्नी ने तो अपनी सहेलियों से कई बार कह भी दिया था कि अब कंपनी की आधी मालकिन मैं बनूंगी, क्योंकि उसमें मेरे पति का नाम होगा। उसे जरा सा भी पसंद नहीं कि उसकी अनपढ़ सास, जो कि उस कंपनी की मालकिन बनी बैठी थी। सूरज की पत्नी बार बार सूरज से कह रही थी, आखिर तुम्हारी माँ को यह सब करके क्या मिलता है? तुम इकलौते बेटे हो, क्यों तुम्हारे नाम सब कुछ नहीं कर देती? जरूर वह आधा अपनी बेटी को देना चाहती है, लेकिन देख लेना, अगर तुम्हारी माँ ने बेटी को कुछ दिया तो मैं उन्हें बुढ़ापे में ऐसे तकलीफ दूंगी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगी। सूरज ने कहा, माँ यह सब नहीं कर सकती, मैं इकलौता बेटा हूँ, सब कुछ माँ का मेरा होना चाहिए था। वकील साहब जा चुके थे। दोनों पति पत्नी आपस में बहस कर रहे थे। अपने कमरे में बैठी सारिका जी सब सोच रही थी कि उन्होंने किस तरह से डूबती हुई कंपनी को बचाया था, क्या क्या किया था। वह अपने ही कमरे से अपना एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाल वकील साहब से बात करती है। वकील साहब, अब समय आ गया है सारी चीजों का कि सबके सामने आ जाए। कल आप मेरी तरफ से आइए और सब कुछ साथ लेकर आइए। वसीयतनामा सब मेरे बेटे और बहू के सामने पढ़कर सुनाना है। यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वकील कहकर फोन रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह ही 10 बजे वकील सूरज की हवेली में पहुंच जाते हैं। सारिका जी वकील साहब की गाड़ी देखकर आ जाती है। आज सूरज को आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो वकील को नहीं बुलाया, फिर कैसे आ गए। माँ और वकील साहब को बैठा हुआ देख वह काफी परेशान सा हो जाता है। अब क्या है माँ, क्या नया नाटक करने वाली हो? जरूर तुम आज अपनी बेटी को बुलाई हो और आधी संपत्ति दीदी के नाम करने वाली हो। सारिका जी ने वकील साहब की तरफ इशारा किया। वकील साहब, वसीयतनामा पढ़ना शुरू कीजिए। वकील साहब ने सब कुछ पढ़कर सुनाया। मरने से पहले सारिका जी के पति महेंद्र प्रताप जी ने वसीयतनामा में साफ साफ लिखा था, एक वो समय था जब मेरी कंपनी डूबने के कगार पर थी। मैं कर्ज से डूबा हुआ था। तब मेरी पत्नी सारिका ने मेरा साथ दिया। अपने सारे जेवर और अपनी जमा पूंजी निकालकर उसने मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं कर्ज से निकला और मैं अपनी कंपनी को बचा पाया। मेरी कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट थे सब पुराने और घटिया हो चुके थे। उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मैं काफी परेशान था, लेकिन एक मुझे अनजान व्यक्ति के नाम पर फाइल मिली। उसमें जो प्रोजेक्ट मिला और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे इतना फायदा हुआ कि मेरी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी चलने लगी। उस प्रोजेक्ट के नाम पर तो मेरा बनता था
कि मैं अपने कंपनी के 70% शेयर उस प्रोजेक्ट बनाने वाले के नाम पर करूं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने वाले ने मुझे अपना कोई नाम और पता नहीं दिया था। फिर भी मैं अपनी कंपनी के 70% का मालिक उस प्रोजेक्ट बनाने वाली के नाम करता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट को देखते ही समझ गया था कि यह लिखावट किसी और की नहीं, यह प्रोजेक्ट किसी और का नहीं, मेरी पत्नी सारिका का है। मैंने सारिका को कई रातों जाग कर काम करते हुए देखा था, लेकिन दुनिया के सामने आकर सारिका ने मुझे यह सब कुछ नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरी बदनामी हो और कंपनी में उसका नाम हो। वह अपने पति का नाम ऊंचा बनाए रखना चाहती थी। मैं भी सारिका को सिर्फ इतना ही बताया, आज किसी ने डाक द्वारा मुझे एक प्रोजेक्ट भेजा है जिससे मेरा सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। सारिका, तुमने अपने जेवर और जमा पूंजी देकर, किसी ने अपने प्रोजेक्ट देकर मेरी कंपनी को एक नई राह दिखाई है। सारिका जी ने मुस्कुरा दिया था, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि यह सब सारिका का है, इसीलिए यह कंपनी 70% मेरी पत्नी के नाम पर जा रही है। मेरे मरने के बाद बाकी का जो कुछ भी हो, मेरी कंपनी और मजदूरों की देख रेख और मेरे बेटे और बेटी के नाम पर जाएगा। यह वसीयतनामा सुनकर तो बेटे और बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। पापा ने तो 70% कंपनी माँ के नाम कर दिया है, बाकी का जो भी रहेगा कंपनी की देख रेख और मेरे और बहन के नाम पर। उसी समय पर बहन भी आ गई थी, क्योंकि सारिका जी ने रात को ही बुला दिया था और बता दिया था कि तेरे लालची भाई और भाभी ने घर और कमरे को ऐश आराम से रेनोवेशन करवाने के नाम पर मुझे बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बहू का कहना है कि घर में मुझे पुरानी चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। बहू की नजर में मैं भी पुरानी चीजें हूँ। वह घर को, इस हवेली को एक नया रूप देना चाहती है, मॉडल तरीके से बनाना चाहती है। बेटी भी वहां थी। उसने अपनी माँ के सामने ही कहा, माँ, भले ही पापा ने मुझे अपनी कंपनी में अधिकार दिया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। वकील साहब, जहाँ दस्तखत करवानी हो अभी करवा लो। मेरे भाई का भ्रम दूर हो जाए कि मैं पैसों की लालची हूँ। वह यह कहकर एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर देती है कि मैं महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी किरण अपने पूरे होश आवाज में यह लिख रही हूँ कि मुझे मेरे पिता की संपत्ति में से 1 रुपए नहीं चाहिए। इस संपत्ति का अधिकारी मेरा भाई और मेरी माँ, जो भी है जैसा भी है, उन्हें जो उचित लगे वह करे। वह दस्तखत करके पेन वहीं रखकर चली जाती है। वहीं बैठा हुआ सूरज खुली आंखों से जाता अपनी बहन को देखता रह गया। उसने सोचा, मैंने अपनी बहन के बारे में कितना गलत सोचा था। अब माँ ने कहा, बेटा, बंटवारा तेरे समझ में आया कि नहीं? मुझे वकील साहब ने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि तेरे पापा ने जो वसीयतनामा किया था मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब तूने वकील साहब को वसीयतनामा बदलने के लिए, यह कंपनी अपने नाम करवाने के लिए बुलाया था, तो वकील साहब ने फोन पर मुझे सारी बात बता दी थी कि सारिका मैडम जी ऐसा ऐसा वसीयतनामा करवा कर आपके पति गए हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था कि बेटे के बुलाने पर आप आ रहे तो आइए। मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू संपत्ति के नाम पर कितना गिर सकते हैं। अब सूरज और उसकी पत्नी की आंखें फटी थी। जिस माँ को वह लोग अनपढ़, सीधी सादी घरेलू महिला समझते थे, उस माँ ने उस कंपनी को अपने सूझबूझ और अपने ईमानदारी से बनाए रखा। आज जो कुछ भी था उस माँ की वजह से था। जिस माँ को कभी सूरज ने इतनी अहमियत नहीं दी, बहू घर में आने पर अपने बराबरी का नहीं सोचा,
वह सास को हमेशा पुराने ख्यालों वाली घरेलू महिला समझकर उनका अपमान करती रही और सारिका जी अपनी बहू का पूरा अपमान सहती कि अभी बच्ची है, समय आने पर सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहू की बचपना और उसकी हरकतें अब उनके बर्दाश्त के बाहर थी। सारिका जी ने कहा, क्यों सूरज, सुन लिया ना वसीयतनामा? अब बता, पिता की संपत्ति पर तेरा अधिकार है। जितना बचा है उसमें से पहले तो मैं कंपनी की मरम्मत में लगा दूंगा। कुल मिलाकर सारे के सारे तेरे हिस्से के पैसे जो तुझे और तेरी बहन को मिलने थे, वह तो कंपनी की मरम्मत में ही लग जाएगा, क्योंकि कंपनी में बहुत कुछ घाटा और कर्ज भी था। यह सुनकर सूरज की आंखों से आंसू बहने लगा। माँ, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा कि इतनी 7 करोड़ की कंपनी का मैं मालिक बन जाऊंगा और मेरा नाम होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में जो कुछ भी है सब तुम्हारे मेहनत का है। तुमने अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई से इसे आगे बढ़ाया है। तुम रातों दिन जाग जाग का प्रोजेक्ट बनाकर पापा को दिया करती थी। मैं तो समझा कि तुम घर में एसी रूम में सोफे और बेड पर बैठकर आराम से सोया करती थी। मुझे नहीं पता था माँ। हाँ, ना तुम्हें ना तुम्हारी पत्नी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। तुम दोनों हमेशा मेरे लिए गलत ही सोचते रहे। लेकिन अब तुम लोग ऐसा करो कि अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधो और निकल जाओ। हाँ, तुम्हारे हिस्से में लगभग 30-40 हजार रुपए आ रहे हैं। अगर चाहिए तो ले लो, वरना वह भी मैं गरीबों में दान कर दूंगी। सूरज अपनी माँ के पैरों पर रोता हुआ गिर पड़ा। माँ, ऐसा मत करो। 30-40 हजार रुपए में आज के समय पर क्या होता है? अपने इस पागल बेटे को अपने चरणों में रहने दो। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना पूजा का सामान उठाई और मंदिर चली गई। जिस तरह से किरण ने अपनी सास का सामान बाहर निकलवाया था, उसी तरह से वापिस मंगवा कर उनके कमरे में रखी। आज जब सारिका जी वापिस मंदिर से लौटी तो देखी कि वही मजदूर उस सीलन भरे कमरे से सामान उठाकर सास के कमरे में रख रहे थे। सारिका जी मुस्कुराई। यह ऐसी दुनिया हो चुकी है कि अगर दब कर सह कर रहोगे तो यहाँ अपनी औलाद ही पागल और बुद्धू समझकर घर से निकाल देगी। सारिका जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। अब बहू बेटे का अंदाज बदल चुका था। सारिका जी सुबह ही उठकर अपना आर्डर सुना देती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। पिता की संपत्ति रातों रात बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए, बेटा 7 करोड़ का मालिक हो जाए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर घर में रहना है, अपने खर्च चलाना है, तो कंपनी में जाकर काम करना होगा। और बहू, तुमको सीधे तरीके से घर की जिम्मेदारी निभानी होगी। बहू ने तो स्वीकार किया। सूरज भी सामने आकर कहने लगा, हाँ माँ, अपनी ही कंपनी में काम करने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जो काम होगा मैं पूरा करूंगा। सारिका जी ने कहा, हाँ, अगर अपनी कंपनी में काम नहीं करना तो कहीं और जाकर नौकरी देख लो। काम तो करना ही पड़ेगा। अब बेटे और बहू सही तरीके से ठिकाने पर आ गए थे। सारिका जी की अहमियत उन्हें समझ में आ गई थी। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अपने बुढ़ापे का अपना एक सहारा जरूर बचा कर रखे। बुढ़ापे में दोनों हाथ खाली करके बैठने से अपनी खुद की औलाद भी अपनी इज्जत करना छोड़ देती है।